नमस्ते बच्चों, आप एकांकी पढ़ रहे थे। एकांकी आपके कोर्स की करीब करीब समाप्त हो चुकी है। अब हम नाटक की बात करते हैं। नाटक का उद्भव और विकास वो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया और उसके नोट्स भी पीडीएफ में मैंने आपको डाले थे। उसी के क्रम में हम आज बात करेंगे नाटक कोणार्क की, जो जगदीश चंद्र माथुर का है और आपके सिलेबस में है। कोणार्क नाटक ऐतिहासिक नाटक है और जगदीश चंद्र माथुर की नाट्य कृतियों में प्राचीन नवीन जो नाट्य कला का अत्यंत मनोरम सामंजस्य हुआ है। इनका विषय निर्वाचन, कथावस्तु, क्रम विकास, संवाद, ध्वनि, मितव्ययिता आदि सभी दृष्टियों से कोणार्क एक अद्भुत, साफ सुथरी और संतुलित कला कृति है। कोणार्क नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। इतिहास को आधार और कल्पना का सहारा लेकर ये नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा। इस नाटक 3 अंकों में विभाजित है और इन 3 अंकों के भीतर ही एक विराट युग के जीवन का स्पंदन, कंपन गागर में सागर की तरह झलक उठता है। जब हम इस नाटक को पढ़ते हैं तो हमारे सामने ऐसा लगता है जैसे उस वक्त का कोणार्क निर्माण, जो मंदिर का निर्माण हुआ, वो हमारी आंखों के सामने खड़ा होने लगता है। और यही नाटककार की सफलता है कि वो हमें इतना एकाकार होकर जोड़ ले कि वो स्थितियाँ जो इतनी प्राचीन हैं वो सब हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए और हम उस नायक और उन पात्रों के साथ अपने आप का तादात्म्य स्थापित कर लें। यही नाटक की सफलता है और इसमें कोणार्क नाटक पूरी तरह सफल हुआ है। इस नाटक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो नाटक है उसमें हमारे आँखों के सामने एक बड़ा विस्तृत ऐतिहासिक युग के ध्वंस अवशेष, कल्पना समुद्र की तरह आर पार उद्वेलित होकर हमारे सामने साकार हो उठता है, जिसकी तरंगों के व्यथा द्रवित उत्थान और पतन में करुणा है, विद्रोह है और उसके साथ नाटक की अमर और अमित अनुगूंज हृदय के स्वर्णों में अविराम गूंजती रहती है। हृदय के स्वर्णों में, हृदय के कानों में, हमारे हृदय में ऐसा लगता है जैसे वो बार बार वो धम्मपद की बातें, वो विषु का पश्चाताप, वो विषु की अंतरात्मा, वो सब हमारे अंदर बहुत देर तक हलचल मचाए रखती है। इस नाटक का जो तीसरा अंक है वो अत्यंत सशक्त और प्रभाव उत्पादक है। कलाकार का बदला जीवन सौंदर्य को ही चुनौती नहीं देता, बल्कि अत्याचारी को भी जैसे सूर्यहीन लोक के अतल अंधकार में डाल देता है। कि कलाकार उस मंदिर को नष्ट भी कर देता है जो उस कलाकार की एक ऐसी साधना थी और उसने अपने आप को उस साधना में इतना डुबो दिया था, लेकिन जब उसको लगता है कि कला का अपमान हो रहा है तो वो अपनी कला को नष्ट भी कर देता है। तो यहाँ पर सहनशील विषु और विद्रोही धर्मपद में जैसे कला के प्राचीन और नवीन युग मूर्तिमान हो उठे हैं। धर्मपद में आधुनिक कलाकार का विद्रोही जैसे व्यक्तित्व ग्रहण कर लेता है। विषु और धर्मपद का पिता और पुत्र का नाता और तत्व संबंधी करुण कथा जैसे इतिहास के गर्जन में मानव हृदय की धड़कन भी घुल मिलकर नाटक को मार्मिकता प्रदान करती है। आज के राजनीतिक और आर्थिक संघर्ष के इस जर्जर युग में कोणार्क के द्वारा कला और संस्कृति जैसी अपनी चिरंतन उपेक्षा का विद्रोहपूर्ण संदेश मनुष्य के पास पहुंचा रही है। तो ये जो नाटक है इसमें पिता और पुत्र का संवाद और उन दोनों की अपनी अपनी जो विशेषताएं हैं कि पुत्र नवीनता के प्रति आग्रह करता है लेकिन कला के प्रति भी उतना ही सम्मान रखता है, और पिता अपनी कला में इस कदर डूबे हुए हैं
कि उनको बाहरी चीज़ों का उतना भान नहीं है जितना कि पुत्र को है। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है धर्मपद, विशु, सौम्यश्री, नरसिंहदेव, राजराज चालुक्य। और ये जो नाटक है, ये नाटक ईसा की 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक उड़ीसा का एक ऐसा ऐतिहासिक चित्र हमारे सामने खींचता है। इसके उड़ीसा में एक के बाद एक विशाल और भव्य कलापूर्ण मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज भी भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी और कोणार्क में तत्कालीन कला के साक्षी रूप में खड़े हैं। अगर आप कभी उड़ीसा गए हों और वहाँ कोणार्क मंदिर आपने देखा हो तो आपके सामने नाटक पूरी तरह घूमने लग जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, कितना सौंदर्य वर्णन इस नाटक में था, उससे ज़्यादा ही हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। कोणार्क के देवालय के विषय में कुछ ऐतिहासिक तथ्य विचारणीय है। एक तो ये कि मध्यकालीन उड़ीसा के मंदिरों की परंपरा में ये अंतिम भवन है। कोणार्क के बाद वहाँ कोई मंदिर नहीं बने। इसके बाद में जाने कैसे और क्यों उड़ीसा में इस कोटि और इस शैली के मंदिरों का बनना बंद हो गया। ऐसा लगा जैसे शिल्पियों के कुल ही तिरोहित हो गए हो या ख़त्म हो गए हो। दूसरे, इस परंपरा के मंदिरों में स्थापत्य, कल्पना और कला की विविधता में ये मंदिर पराकाष्ठा का द्योतक है। मानव शैली कोणार्क के निर्माण में अपनी चरम अवस्था में पहुंची और फिर नष्ट हो गई। तीसरी बात, जहां अन्य मंदिर पुरी और भुवनेश्वर जैसे नगरों में बनाए गए, कोणार्क के लिए ऐसा स्थान चुना गया जिसके आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। पुरी से 19 मील दूर समुद्र तट पर यह मंदिर स्थित है। और चौथी बात, इस मंदिर के उपपीठ और दीवारों पर अंकित युगल मूर्तियां आधुनिक विचार से अत्यंत अश्लील कही जाती है और उनका उद्देश्य समझ में नहीं आता। पांचवी और अत्यंत रहस्यपूर्ण बात यह है कि मध्यकालीन उड़ीसा का अन्य कोई मंदिर इस खंडित और भग्न अवस्था में नहीं है। यद्यपि यही सबके बाद बना, लेकिन सबसे खंडित और सबसे भग्न अवस्था में मंदिर मिला। मंदिर का मुख्य अंश विमान जो है वो टूटा पड़ा है और कुछ विद्वानों का मत है कि मंदिर कभी व्यवहार में लाया ही नहीं गया, मंदिर में कभी कोई पूजा आराधना हुई ही नहीं, ऐसा विद्वान मानते हैं। तो ये जो संघर्ष है कोणार्क नाटक, जो आपके नाटक में आप पढ़ेंगे, तो उन सारी ऐतिहासिक स्थितियों का, ऐतिहासिक उठापटक, राजनीति, संघर्ष, उनके कारण ही इस नाटक में भी यही दिखाया गया कि मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो हो नहीं पाई, उसकी आराधना नहीं हो पाई, क्योंकि राजराज चालुक्य ने नरसिंहदेव से राजनीति की और उनके ऊपर आक्रमण करके उनको बंदी बना लिया गया। और तब ये देखा विशु ने कि ये आताताई इस मंदिर का, इस कला को भी नष्ट ही करेगा, कोई औचित्य नहीं है। तो बीच का चुंबक जब वो हिलाता है तो संपूर्ण मंदिर धराशायी हो जाता है। तो हम अगर बात करें कोणार्क की ऐतिहासिकता की, तो ऐतिहासिकता इसमें आपको मैंने बताई, साथ ही साथ जो प्रमुख पात्र हैं वो भी हैं। अब इसमें आपके नायक की चारित्रिक विशेषताएं एक प्रश्न बनता है। तो इसमें नायक हम किसको ठहराएंगे, धर्मपद को या विशु को या नरसिंहदेव को? तो ये अपना अपना दृष्टिकोण है। जिसको भी आप नायक ठहराएं उसके लिए चारित्रिक विशेषताएं होना आवश्यक है। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ धर्मपद इसका नायक है, और उसकी क्या क्या चारित्रगत विशेषताएं हैं, वो किस तरह का व्यक्तित्व उसका है, ये सब बातें हम अगले वीडियो में हम करेंगे। तो इस तरह से जो